आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोकप्रिय सांसद गोपाल सेठी ने दिया सभी देशवासियों को दीपावली की शुभेच्छा और कहा कि शताब्दी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कमीशन खोरी का कराऊंगा जांच। मुंबई बोरीवली उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद गोपाल सेठी ने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को दीपावली की शुभेच्छा देते हुए इन दिनों कांदीवली पश्चिम मुंबई मनपा के शताब्दी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के छोटे से बड़े अधिकारियों की मिली भगत से दवा में रैकेट कमीशन खोरी बड़े तेजी के साथ चल रहा है और 2 से 2.5 लाख रुपए का पगार लेने वाले डॉक्टर 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 2 से 3 घंटा की ड्यूटी करते हुए बुखार तक के मरीज को बाहर के मेडिकल स्टोर से 3 से 4 हजार की दवा खरीदने को भेज देते हैं, जिसमें डॉक्टरों की मेडिकल स्टोर और प्राइवेट हॉस्पिटलों से कमीशन खोरी का धंधा जोरों में चल रहा है, जिसको लेकर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के पत्रकार ने उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल सेठी से सवाल किया। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। गोपाल सेठी साहब, मैं आपको दीपावली के शुभ अवसर पर मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गोपाल सेठी साहब, आप दीपावली के पर्व के शुभ अवसर पे क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे देशवासियों को? देखिए, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जिंदगी भर लोगों की सेवा की है, बचे हुए जीवन में भी लोगों की सेवा ही करना है। राजनीतिक ढंग से करूंगा या सामाजिक ढंग से करूंगा, या आने वाला समय बताएगा, लेकिन सेवा तो लोगों का करना है। सेठी साहब, ये आपके ही लोकसभा क्षेत्र में जो शताब्दी हॉस्पिटल है मनपा का, उसमें कुछ हमारे सूत्र जो हैं उस विभाग के, हमको उन्होंने जानकारी दिया कि वहां से 2 से 2.5 लाख रुपया पगार लेने वाले डॉक्टर, जिसकी ड्यूटी 8 घंटा है, मात्र वो 2 घंटे ड्यूटी करते हैं और 2 घंटे ड्यूटी के दौरान उन्होंने केवल बुखार जैसे पेशेंट, छोटे बुखार का पेशेंट अगर रहता तो उनको 3 से 4 हजार की दवाइयां लिखते हैं और वो मेडिकल स्टोर से कमीशन खोरी करते हैं। बगल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें तरह तरह के टेस्ट के लिए भेजते हैं। इस तरह से गोरखा धंधा बहुत जोरों पे चल रहा है, उसमें पूरा छोटे से बड़े अधिकारी सम्मिलित है। इस पे आप क्या करने वाले हैं और क्या होना चाहिए और कितना उचित है, अनुचित है, इस पर प्रकाश डालिए। 2-3 बातों को आपने इसमें मिक्स किया है। तो 2.5 लाख पगार तो जो भी होगा वो नियम के हिसाब से मिलता हो, लेकिन दिन में 2-4 घंटे ही काम करते हैं। ये तो जो बात बताई आपने, इस प्रकार का किसी डॉक्टर का अगर शिकायत लिखित में मेरे पास आता है तो मैं निश्चित कमिश्नर के पास भेजकर उसको उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी वो तुरंत करवाऊंगा। तीसरा जो बात बताया आपने, उसके बारे में काफी शिकायत मेरे पास भी आ रही है, क्योंकि एक तो एडमिशन के लिए बहुत मारामारी हो रहा है शताब्दी हॉस्पिटल में। हमारे नगर सेवकों का भी शिकायत है, लेकिन नगर सेवकों की शिकायत कम और जगह पे जाकर जो भी उनसे बन पाता है वो करने की आवश्यकता है। और ये 4-4 हजार रुपए का दवा लिखना, बाकी सारा डायग्नोस करने की जो बातें हैं, उस अथॉरिटी के कामकाज में मैं दखल देना नहीं चाहूंगा, लेकिन निश्चित मेरे मन में एक बात है कि इसको भी हम आने वाले दिनों में ऑनलाइन करने के बारे में मैंने प्रस्ताव तैयार किया है। वो बहुत ही जल्दी मैं कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के पास सुपुर्द करूंगा, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर जाता है तो उसको पहले उनको ऑनलाइन सबमिट कर देना पड़ेगा। वो क्या क्या दवाइयां देते हैं वो भी सब ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि डर पैदा होगा। ये बात आपकी 100% सही है, इसका मुझे कोई इंक्वायरी करने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट के पास से दवा मंगाते हैं, थोड़ा उसको देते हैं और फिर बाकी का वापस वही दवा ट्रांसफर होकर जाता है। ये जो हॉस्पिटल के बगल में जो मेडिकल स्टोर होते हैं, इनका परचेस और सेल, इसका भी अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो पूरा चिट्टा खुल जाएगा, क्योंकि वो जितना परचेस एक बार करते हैं उससे बाद ज्यादा तो बेचते हैं, क्योंकि दूसरी बार तीसरी बार डबलिंग ट्रिपलिंग होता है ना, वही दवा हॉस्पिटल में से वापस आता है, वही भेजते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें कोई कार्यकर्ता ने काम करने की आवश्यकता है। हम लोग सिर्फ न्यूज बनाकर इसका थोड़ा जरूर डर पैदा होगा, सुनने वाले को थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, जो धांधली हो रही है उसका कोई ना कोई लोन मिलेगा, लेकिन परिवर्तन इसमें आएगा ऐसा मानता नहीं हूँ। परिवर्तन अगर लाना है तो आपको ढंग से उसका पूरा पेपर तैयार करके सही जगह तक पहुंचानी पड़ेगी। तो
लाभ होगा उसका। जैसे सेक्रेटरी साहब, आप जानते हैं कि इनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता है। 2-3 वर्ष पहले पूरा हॉस्पिटल के कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि जो बड़े रैकेट में उसमें सब कोई मिले हुए, तो इनके खिलाफ कोई तो शिकायत करता नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इनकी जांच होनी चाहिए? क्या इसके लिए कुछ आप करेंगे क्या, कि जिस तरह से ये समय का है, वो 2-2 घंटा केवल बैठते हैं और 8 घंटा गायब रहते हैं और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं, इसके बारे में? देखिए, ये बात तो आपने मुझे पूछना ही नहीं चाहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए क्या। आपने मुझे कहना है कि कार्रवाई करिए। आप सांसद हो, आप सत्ताधारी पार्टी के सांसद हो, आप कार्रवाई करिए। इस प्रकार की मांग एक रिपोर्टर के नाते आपने करनी चाहिए। दूसरी बात आपने बताई कि लोग डरते हैं और बदली, ट्रांसफर, ये सारा होते रहता है। ये सारा होते रहेगा, लेकिन मेरा और आपका तो कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना। मेरा और आपका तो कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आप लाइए सारा डिटेल ढूंढ कर, बाकी का सारा मैं काम करूंगा। देखिए, ये देश, ये मानव समाज ऐसा ही है। इसीलिए तो मुगल आए थे ना। मुगलों के सामने अगर उन दिनों में अपने देश के लोग डटे होते तो मुगल नहीं आते थे। अंग्रेजों के सामने डटे होते तो अंग्रेज नहीं आते थे, इतना साल राज नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद में भी लोग बाहर निकले, डटे, आजादी मिल गई, वो बात सही है। लेकिन आजादी के बाद में अब लोगों को लगता है कि सब कुछ ऐसे ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं होगा। लड़ना ये एक निरंतर प्रोसेस है। पहले के लोग लड़ते थे, अभी हम लड़ रहे हैं, हमारे बाद में और अन्य लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये लोकशाही में लड़ना, ये प्रोसेस को हमको जारी रखना पड़ेगा, तो ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। साहब, पिछले दिनों आपने एक आह्वान किया था कि अगर ये सारे ने जो मेरी मांगे हैं पूरा नहीं किया तो मैं दिवाली पर उग्र आंदोलन करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं। और पूरे लोग तो जमीन मालिक को जीविया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो लोकल लोगों को पकड़कर कंसर्न लेना, ये सारा करने की आवश्यकता नहीं। कंसर्न किसको लेने की आवश्यकता पड़ती है? झोपड़पट्टी के लोग एक सोसाइटी बनाकर कंसर्न लेते हैं, फिर वो कोई ना कोई डेवलपर को उनको अपॉइंट करना होता है, तो उनके लिए आवश्यकता है। आप समझे मेरी बात को? इसलिए बहुत सारा परिवर्तन आया है, लेकिन वो परिवर्तन का लाभ नीचे तक पहुंचता नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को नए नए नियमावली के बारे में बताते नहीं है। ये एक सेक्टर ऐसा है कि इसके बारे में मीडिया भी इन दिनों में थोड़ी बेपरवाह जैसी हो गई है। बाकी जितने भी सरकार घोषणा करती है तो तुरंत पब्लिक डोमेन में आता है, पेपर में छप के आता है, टीवी में उसके बारे में होता है। नेता लोग जगह जगह उसका बाइट देकर लोगों में जागृति लाते हैं। लेकिन ऐसा एक ऐसा मामला है, इसके बारे में जितना सरकारी व्यवस्था के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। सरकार प्रयत्न, सब लोग अपना मनमानी करते हैं और जो चल रहा है, लेकिन मैं पीछे पड़ा हूं। सिटी साहब, ये एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या इसमें जो कोई भी व्यक्ति जब तक 10 वर्ष पूरा नहीं होता तो अपना बेच नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर आपने बीच में मुद्दा उठाया था कि 5 वर्ष में किया जाए इसे, तो क्या ये संभव है? क्या संभव है? सरकार ने इसका निर्णय ले लिया इसका। अब ये सही एकदम गलत है क्या? तो मैं मानता हूं कि गलत भी नहीं है, लेकिन जो कानून बनाया बहुत सही है क्या? वो सही भी नहीं है। प्राइवेट जमीन पर अगर किसी का घर है तो उसका अगर हालात अच्छा हो गया तो वो 500 फुट के घर में जाता है और ये 300 फुट का घर उसको बेचने का पूरा अधिकार है। उसका अगर भाई होगा तो उसको देने का उसका अधिकार है। गवर्नमेंट के प्लॉट में अगर बन गया है, जो ये सारे यानी म्युनिसिपालिटी के प्लॉट में बन गया, कलेक्टर लैंड में बन गया, माड़ा के जमीन पर बन गया, तो उसके ऊपर सरकार ने बंधन लाना बराबर है। क्योंकि आप ये झोपड़ा बेचकर फिर वापस झोपड़े में जाओगे तो कितना दिन है धंधा चलाने का? मैं उससे भी बहुत सहमत नहीं हूँ। कंट्रोल कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन कायदा जो बनता है तो एक ही बात सही बनता नहीं है। ये भी बात को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्हें घटना लिखा तो उसमें अमेंडमेंट की व्यवस्था रखी है। अमेंडमेंट की व्यवस्था इसीलिए रखी कि कायदा बन गया, उसको बाजार में डालते हैं, फिर उसमें लोगों का प्रतिक्रिया क्या आती है, क्या उसमें परेशानी है, उसको देखकर फिर उसमें अमेंडमेंट करते हैं। तो सही समय पर जनता ने भी आवाज उठानी चाहिए, प्रतिनिधि ने भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप जैसे मीडिया के लोगों ने भी उसको पब्लिक डोमेन में लेके जाना चाहिए, तो निश्चित परिवर्तन आता है और आएगा। साहब, अभी जानते हैं कि 30 अक्टूबर को छठ मैया का पर्व जो कि आज बिहार से शुरू हुआ, आज पूरे विश्व में उसका मैया का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आप हर वर्ष बहुत भव्य कार्यक्रम करते हैं। इस बार आपने क्या योजना, क्या कैसी तैयारी की है, उसके बारे में तो जानकारी। मैं एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन वो लोगों को लगता है कि मैं करता हूँ करके। लेकिन मैं सब जगह पे पहुंचता हूँ, सब जो व्यवस्था है उसमें सारा मैं मदद करता हूँ।
छठ मैया की पूजा निश्चित मुंबई शहर में बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। महानगर पालिका और राज्य सरकार ने भी इसमें अपना सहयोग बढ़ाया है। जगह जगह पे कृत्रिम तालाब जैसा गणपति पापा का विसर्जन करने के लिए करते हैं, उसकी व्यवस्था छठ मैया के पूजा के अवसर भी हो रहा है। अब लोगों की एक डिमांड है कि 12 बजे तक लाउड स्पीकर का परमिशन मिलना चाहिए। मैं इससे सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, क्योंकि पूजा की पद्धति से होना चाहिए। आप पूजा जो होता है 10 बजे तक गाना बजाना जो भक्ति का है उसको करिए, उसके बाद में तो पूरा रात भर भी आप वहां पर पूजा करते तो आपको कोई रोकता नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर लगाना, बड़े बड़े स्टेज खड़े करना और फिर उसमें बहनों को, बेटियों को नचाना, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। आज मोदी जी ने जो पूरा देश भर में बदलाव लाया है, परसों आपने देखा होगा अयोध्या में 15-18 लाख दिए जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार के रूप में उसको लोगों ने देखा। मैं मानता हूँ कि हमारी जो संस्कृति को जो बदनाम करने का प्रयत्न सेकुलर कंसेप्ट के विचार के सरकार चलाने वाले लोगों ने किया, उससे अभी हम बाहर निकल रहे। 2014 के बाद में मोदी जी आने के बाद में बहुत बड़ा एक बदलाव आया। मैं मानता हूँ कि 10 साल में मोदी जी विदेश के जितने बड़े बड़े जो हमारे मंदिर है, तीर्थ क्षेत्र है, उसको एक नया रूप देंगे और एक टूरिज्म स्पॉट होगा। विदेश के लोग, सारे लोग देखने के लिए आएंगे। इसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी जब इतना सारा सब करते हैं, मोदी जी को देखा आपने परसों एमपी के उद्घाटन का किया वहां पर, तो पूरा उन्होंने माला जपकर पूरे ढंग से बहुत ही स्वच्छ रूप से उसको किया। मध्य प्रदेश महाकाल का जो हुआ किया उसने, तो ये देखकर हम लोगों ने भी कुछ सीख लेनी चाहिए। हम लोग ये सब डिंडांग जो करते हैं बापा के, गणपति के विसर्जन में भी, ये इसको रोकना चाहिए। सरकार इसलिए रोक नहीं पाती कि सरकार डरती है कि बाबा वोट नहीं देंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। सरकार की ये मजबूरी है। लेकिन मैं दूसरा बात ये भी मानता हूँ कि अगर सरकार नहीं रोकेगी तो फिर बदलाव नहीं लाएगी तो कौन लाएगा इसके बारे में। कलकत्ता में कम्युनिस्टों का सरकार चला गया, लेकिन कम्युनिस्ट के जब ज्योति बसु जी मुख्यमंत्री थे वहां पर, तो मैंने एक सुना था कि वहां के मुस्लिम लोगों ने मुहर्रम के समय पे तलवार निकालकर जुलूस लेने का परमिशन मांगने गए, तो उन दिनों में वहां की सरकार ने कहा कि ठीक है तलवार से जुलूस निकाले, लेकिन 2 इंच का तलवार, 2 इंच का। अबे 2 इंच का तलवार तो लोगों को अच्छा लगता ही नहीं, तो बंद कर दिया, उन्होंने डिमांड ही छोड़ दिया। तलवार का कोई मान, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आप 24 फुट इंच का तलवार को लेके दिखाओ? तलवार आप किसको दिखाना चाहते हो? इससे फिर 2 समूह में झगड़े पैदा हो जाते हैं, तनाव निर्माण होता है। ये त्योहार लोगों को जोड़ने का काम करता है, भगवान का जो भी हो, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, किसी का भी हो। मैं बहुत इस विषय में जाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार भी ईद मिलाद के उसमें मेरे परिसर में पोईसा जिमखाना के सामने से जब गया, आप अल्लाह अकबर करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन त्योहार के दिन आप सरकार के खिलाफ घोषणा देते हो, ये क्या है? सरकार के खिलाफ घोषणा देने के लिए आपको लोकशाही में अधिकार है, आप जाइए, मुझे बुलाइए, मैं भी आऊंगा आपके साथ में अगर आपकी कोई डिमांड है तो। लेकिन आप अपने त्योहार के दिन ये थोड़ा साहस करके कहता हूँ। एक छोटा सा मेरा अलग क्वेश्चन है कि एक ब्रिटिश देश में ऋषि राज के जो अपने भारत के मूल निवासी है, उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री वहां का बनाया जा रहा है। इस पे अपने देश को क्या फायदा होगा, जिससे कि अपने मोदी जी ने कहा है कि हम इससे संबंध बनाना चाहते हैं, इसको देश को क्या फायदा, अपने भारत देश को क्या फायदा? अंतिम सवाल जो आपने पूछा है मेरे मन का है, क्योंकि मैं कल पेपर पढ़ने के बाद में कल से इसके बारे में दिल मिला रहा हूँ। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे एक वंशज इतने बड़े विकसित देश में जाकर वहां का प्रधानमंत्री बनता है। अब आप पूछते हो कि इसका लाभ क्या होगा? ये पेपर में आने के बाद में, आज मैंने पेपर में वापस पढ़ा कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारा देश का है करके। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं गया, तो मुझे अच्छा ये लगा, मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ सुनत को कि आपका वहां का कार्यकाल पूरा होने के बाद में आप पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करिए, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमारा है करके। पंजाब के मतलब वो के वंशज पंजाब के रहने वाले, पाकिस्तान का जो पंजाब भाग है वहां का होगा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ के, तो मैं पाकिस्तानी लोगों का स्वागत करता हूँ और सुनब जी से कहूंगा कि आप यहाँ का टर्म पूरा होने के बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का तैयारी करो।